से लेकर 2004 तक जब विधायक रहे, उस पीरियड में कोई एक ऐसा काम बताइए जिसको लेकर आज भी आप खुद को फक्र महसूस करते हो या बालेश्वर के हित के लिए आपने किया? बालीघाट ब्रिज। उस दरमियान जो है 2004 से लेकर 2009 के दरमियान फिर जो है आप तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे, उसके बावजूद फिर आपको क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा, फिर बीजेडी में क्यों आना पड़ा? तो मन में काफी दुख था कि मुझे टिकट नहीं मिला इतना काम करने के बाद, ठीक है ना। तो मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी था 2009 में। तो भारतीय जनता पार्टी जो 2004 में 73,000 वोट मुझे मिला था, 2009 में वो 6,000 वोट हो गया। नाज़िम इकराम आदाब। नाज़िम इकराम, तर्जुमान का स्पेशल पेशकश रूबरू में आपका इस्तकबाल है। मैं अजीम बालेश्वरी। रूबरू बात वही जो दिल को छू जाए। आज रूबरू के स्पेशल पेशकश में हमारे मेहमान आज जो हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जिनका तारुफ मैं करवाना अगर चाहता हूं तो फ़ख्र से ये महसूस होता है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त देश का सेवा, साथ में देश की जनता का सेवा और लोगों की हर एक भलाई के काम में गुजार दिया। सबसे पहले वो वायुसेना ज्वाइन करते हैं, यानी हवाई जो आर्मी है वो ज्वाइन करते हैं और बाकायदा देश का सेवा करते हैं। देश को किस तरह हिफाजत में रखा जाए, देश को किस तरह अमन में रखा जाए, उसकी जो है वो काम करते हैं, उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। उसकी बाद में फिर आते हैं लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं, यानी वकील बनकर, एक बहुत ही अच्छे वकील बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। फिर आते हैं राजनेता बनते हैं और ऐसे राजनेता बनते हैं जो बाकायदा 15 साल या लगभग 15 साल यानी 14 साल जो है बालासोर में सदर एमएलए के रूप में रहते हैं और लोगों का सेवा करते हैं। दिन रात एक करके बालासोर को तरक्की की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मेरी मुराद हमारे साथ है हमारे चहीते साबिक एमएलए जीवन प्रदीप दास जी। उनका इस्तेकबाल करता हूं। सर, आपका इस्तेकबाल है तर्जुमान न्यूज टाइम के स्पेशल पेशकश रूबरू में। सर, आप आए हैं क्योंकि ये जो हमने शुरुआत किया है रूबरू, ताकि हम खुलकर बात कर सकें, दिल की बात कर सकें। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इस वक्त की जो मसरूफियात, क्योंकि आप एक्स एमएलए हैं, बालासोर को आपने बहुत वक्त दिया, बालासोर के लोगों के लिए सेवा किया, इस वक्त किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है? अभी जी, अभी ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ। 2020-21 से पहले तो बाकी पूरा करीब 30 इयर्स तो राजनीति में घूमता रहा और बाहर ही घूमता रहा। तो अभी तो ज़्यादा घूमना फिरना अभी बंद है, कम है, बंद तो नहीं है, कम है। और ज़्यादातर टाइम फैमिली के साथ बिताते हैं, जो पिछले 30-32 साल से नहीं दे पाए थे। सर, जिस तरह मैंने अपने दर्शक को बताया कि आप वायुसेना में अपनी जिम्मेदारी निभाए, अपनी जवानी की वो पल जो आपने देश का नाम किया और डट कर जो है वायुसेना में आपने काम किया। अचानक फिर वायुसेना से रिटायर होने के बाद आप वकीलाती करते हैं, लेकिन राजनीति में जो आने का जो रुचि वो कैसे हुआ? राजनीति में क्यों आप आए? क्योंकि देश का सेवा कर रहे थे, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम कर रहे थे, फिर राजनीति में आने का जो है ये जो निर्णय जो आप लिया, किस तरह लिया? देखिए, मैं वायुसेना में जब बच्चा था तब ज्वाइन किया था। क्या बात है! जब बिल्कुल 17 साल का था तो 17 साल का था तो मैं सडनली ऐसे ही मन बना लिए कि चलो डिफेंस में चलते हैं। तो घर में तो पता नहीं था, तो गए भुवनेश्वर में इंटरव्यू दिए, तो फिर सिलेक्ट हो गए।
फिर घर में बताए तो जस्ट मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर ही पढ़ रहा था तब। तो घर में तो नेचुरली मना करना था, जैसे भी जीत करके निकल गए। 15 साल तो इंडियन एयरफोर्स में एज ए टेक्निकल इंजीनियर सर्विस की, एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर रिटायरमेंट लिए, 15 साल का हमारा था, चाहे तो एक्सटेंशन कर सकते थे लेकिन नहीं किए। और वो 15 साल तो मेरी जिंदगी का सुनहरा पल है, वो मैं नहीं भूल सकता। जो हवाई फौज में जब फौज में थे, मतलब बचपन से जवानी की ओर और एयरफोर्स में नौकरी करने का वो जो मज़ा, फिर देश को समझने का जो मौका मिला, फिर कैसे डिसिप्लिन के साथ कैसे जिए वो सीखने को मिला। तो टाइम जिसको बोलते हैं समयानुवर्तिता कैसे करे, खुद का काम खुद करे, ये सब मुझे डिफेंस में मिला, जो मुझे आज तक तो वो मेरे अंदर ही है। तो मैं आज तक खुद का काम खुद करता हूँ। मैं आज तक कभी किसी भी काम के लिए किसी और के ऊपर मैं डिपेंड नहीं किया। तो वो मेरा सुनहरा पल था। और जब राजनीति की बात करते हैं, वो तो सडनली हुआ। जब मैं रिटायर्ड किया 89 में, तो मुझे कोई मिला, तो एक हमारे घर के पास एक कल्याण राय महाशय है, तो 91 में MP कॉन्टेस्ट किए थे भारतीय जनता पार्टी से। तो उनके घर के पास था, वो तब बीजेपी नहीं था, तब बीजेपी को कोई नहीं जानता था। तब बोले चलो एक संगठन करते हैं बीजेपी में। बोला मेरा तो छोटा छोटा बच्चा है, मैं क्या करूँगा, पेंशन भी तब मुझे 500 रुपया मिलता था, तो क्या करें। तब मैंने सोचा कि मेरा तो वकालत का डिग्री है जी, तो उसमें ज्वाइन कर जाते हैं। तो उसमें ज्वाइन किए। फिर तब धीरे धीरे करके ये संगठन पूरा जिला में विस्तार किए। मैं पहले जिला का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर उसके बाद 10 साल जिला के अध्यक्ष रहा। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि बालाश्वर में अगर भारतीय जनता पार्टी आज जो है लोग जानते हैं या फिर आज जो है खड़ी है, कहीं ना कहीं आपका योगदान सबसे अहम रहा। नहीं, सबसे तो अहम नहीं कहा जा सकता। हाँ, मेरा योगदान है, क्योंकि आपको तो पता होगा कि नहीं, 1987-88 में जी, भारतीय जनता पार्टी जो पहले तो जनसंघ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हुआ। उड़ीसा का जो स्टेट यूनिट है जी, पूरा स्टेट यूनिट का जी, 90% लोग बीजू पटनायक के साथ मिल गए। तो भारतीय जनता पार्टी उस टाइम नियरली खत्म हो गया। कुछ लोग थे, जैसे अभी मनमोहन सामल अध्यक्ष जी, है, ऐसे कुछ लोग रह गए। तो उस टाइम हमें कांटेक्ट किया गया। तो उस टाइम एक एक आदमी को पकड़ के फिर उसको भारतीय जनता पार्टी में लाना। तो 88 से मुझे 12 साल लग गया। फिर मैं 2000 में विधायक बना। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जरूरत थी कि बूंद बूंद जमा करके, कतरा कतरा जमा करके समंदर बनाना हो, तो उस वक्त आपने साथ दिया और उस वक्त से जो है बिल्कुल खड़े रहे, मैंने जम कर खड़े रहे और पार्टी को खड़ा करने पे। बिल्कुल पैसा नहीं था, भोगरई जाना, जलेश्वर जाना, इधर खैरा सिमलिया जाना, बस में जाते थे जी, ट्रेन में जलेश्वर जाके उधर से फिर ना स्कूटर मोटरसाइकिल भी नहीं था, मोबाइल नहीं था, रास्ता नहीं था, नौका में मतलब बोट में पार होना। तो ये सब काफी कुछ करने के बाद जो है आप भारतीय जनता पार्टी में 2000 में विधायक बना। सर 2000 में मैं अगर आऊं उस बात में कि 2000 में आपने बीजेपी से ज्वाइन किया और बीजेपी ज्वाइन नहीं किया, बीजेपी से आप नुमाइंदे बने और एमएलए बने। लेकिन आप मुकम्मल 5 साल आपको कंटिन्यू करने का जो है मौका ना मिला, कि 4 साल में शायद इलेक्शन जो है ये हुआ, 4 साल में हुआ। तो सर जब पहला आप एमएलए बने, उस वक्त की जो फीलिंग थी, उस वक्त की जो तजुर्बा थी बालाश्वर को लेकर, बालाश्वर में काम करने को लेकर जो तजुर्बा थी, उसको किस तरह महसूस कर रहे थे आप? बहुत बड़े, देखिए, तो बालाश्वर का जो रूरल एरिया है, ये तो फ्लड एफेक्टेड, कहीं रास्ता नहीं था, पक्का रास्ता नहीं था।
तो एक्चुअली पक्का रास्ता का वो जो सिस्टम ही नहीं था, जी वो मोरम डाल देते थे कि रास्ता बनाना है मोरम डाल दो। कहीं भी ब्रिज नहीं था, कनेक्टिविटी बिल्कुल कभी किसी भी नदी या नाला के ऊपर ब्रिज सिस्टम भी नहीं था। जी यह सब उसके बाद बना। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जो बोला कि गांव को रास्ता, गांव से कनेक्टिविटी होना चाहिए, रूरल कनेक्टिविटी, तब से शुरू हुआ। तो तब का बालासोर, मतलब 2000 के बात कर रहा हूँ, 2000 का, वो जो आप रेलवे जो इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हैं, जी उसमें बल्ब रहता था। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा बचपना क्योंकि मैं उस वक्त हॉस्टल से पढ़ के आया था नया नया, तो मैं देखा हूँ। और 60 वाट का बल्ब लगा होगा, या कहीं ट्यूबलाइट और नीचे लटक रहा होगा। जी जी तो ये सब हाल था। तो पहले हम लोग सोचे कि चलो इसको फिर सुधारते हैं, तब वो येलो बड़ा बड़ा लाइट वो लाए, फिर उसको लगाए। तो धीरे धीरे मतलब बदलता रहा, दुनिया भी बदल गया, लेकिन उसके साथ मन में एक था कि चलो बालासोर में कुछ जितना कर सकते करें। तब जोश भी था, पहले पहले विधायक बने थे। सर, ये तो आपकी जोश का जो है जीता जागता मिसाल जो है बालासोर वाले देख रहे होंगे, और बालासोर वाले जान भी रहे हैं कि किस तरह आपने काम किया। लेकिन 2000 से लेकर 2004 तक जब विधायक रहे, उस पीरियड में कोई एक ऐसा काम बताइए जिसको लेकर आज भी आप खुद को फक्र महसूस करते हो, या बालासोर की हित के लिए आपने किया। बालीघाट ब्रिज, जो बालीघाट पुल देख रहे हैं ना जी, वो उससे 15-20 साल पहले उसमें वो एक पिलर उठ के वो बंद पड़ा था, जी उसको मुकम्मल किए, तो बिल्कुल नया बना। जी वो तो आज तक भी है, आज जी भी बिल्कुल 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 जी तो ये जो नया बना, तो वो मतलब मैं ही मतलब उसमें मतलब आपका ही विधायक था। हाँ, मैं जी ये विधानसभा में तो गवर्नमेंट हमारा था ना, नवीन जी बाबू जी सीएम थे, जॉइंट था बीजेपी बीजेडी। जी तो मुझे वेल में जाना पड़ा। जी तो खुद नवीन बाबू मुझे बुलाया अपने चैम्बर में, जी बोले क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मतलब प्रॉब्लम ये है कि एक ब्रिज ऐसे हुआ, जानकी बाबू उसका दिए थे फाउंडेशन स्टोन, तो उसको बनाना तो ये छोटी सी बात है। तो फिर उन्होंने, तब नलिनी महांती थे पूर्त मंत्री, उन्होंने उनको बोला, वो आए बालेश्वर विजिट किए। तब एक एस्टिमेट कमेटी भी था, उसमें शायद मुझे याद नहीं आ रहा है कौन थे, तो वो भी आए, सब सीएम नवीन पटनायक तब भेजे, और मैं कंटिन्यूअस बोलता रहा। 2 दिन 3 दिन के बाद सीएम के पास जाना है, बोलना है मेरा ब्रिज का क्या हुआ, ब्रिज का क्या हुआ। तो फिर बाद में तो अप्रूव हुआ, अप्रूव हो गया। आज जो ब्रिज देख रहे हैं तो उस टाइम का मेरा काम है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे दर्शक भी अगर जो नहीं जानते होंगे, तो उन्होंने एक जानकारी मिली कि जो बालीघाट वाला जो ब्रिज है वो आपके 2000 से लेकर 2004 के दरमियान जो है वो बना। सर, उसके बाद में ये हुआ कि बालासोर की जो सियासत में कि अरुण देव जी फिर एमएलए बने 2009 तक। उस दरमियान आपके जो है आप तो काम कर रहे थे बीजेपी के लिए, आप जी जान लगा रहे थे, फिर ऐसा क्या मौका मिला कि बीजेपी को छोड़कर फिर बीजू जनता दल को ज्वाइन करना पड़ा? फिर 2009 में जो है इलेक्शन में बीजू जनता दल की जानिब से आप एमएलए खड़ा हुए, फिर जीते, क्या वो नजारा था? हाँ, 2004 में जब इलेक्शन हुआ तो मैं बीजेपी से कॉन्टेस्ट कर रहा था। फिर मेरे सामने अरुण देव थे, काफी एक्सपीरियंस थे, तो वो एक मतलब अच्छा गेम किए खेले कि सीपीआई सीपीएम कैंडिडेट नहीं दिया जी, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दिया जी, हमारा बीजेडी के साथ एलियंस था, बीजेडी में इंडिपेंडेंट 2 कैंडिडेट हो गए इंडिपेंडेंट। तो मैं 2000 में 53,000 वोट पाके जीता था जी, 2004 में 73,000 वोट पाके 585 वोट से हार गया। 20,000 वोट बढ़ा, लेकिन फिर भी हार गया। फिर भी हार गया, क्योंकि कांग्रेस सीपीआई सीपीएम सब मिलके मुझे हराने में अरुण देव को सपोर्ट किए, कैंडिडेट नहीं दिए, लेकिन हराने में सपोर्ट किए। हराने में कैंडिडेट नहीं दिए, अरुण देव के साथ रहे पूरा। आप कह रहे हैं बैक सपोर्ट मिला? और ना पूरा सामने कांग्रेस और सीपीआई सीपीएम का जॉइंट कैंडिडेट, ओजीपी कुछ पार्टी से लड़ रहे थे अरुण देव तब, तो उनको बैकिंग किया, और
ताला चिन्ह में और जी, जी, जी। लॉक एंड की, जी तो उसमें लड़ रहे थे, उनको बैकिंग किया, फिर मैं 585 वोट हार गया। नहीं हारता अगर बीजू जनता दल से 2 राइवल कैंडिडेट नहीं होते तो। वो एक को 1000 या 1200, एक को 400 वोट मिला। तो एक लेडीज एक जेंट्स दोनों को, और उनने गेम करके कॉन्टेस्ट करे, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन फिर सर उस दरमियान जो है 2004 से लेकर 2009 के दरमियान फिर जो है आप तो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, आप लोगों के साथ जुड़े हुए थे, उसके बावजूद फिर आपको क्यों भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ा, फिर बीजेडी में क्यों आना पड़ा? और 2009 में बीजेपी बीजेडी का जो कोलिशन था वो खत्म हो गया 2009 में। तो फिर 2009 में मुझे, तो हम लोग कुछ थे जो बोल रहे थे कि इसको तोड़ना सही नहीं होगा, मतलब जो कोलिशन है उसको तोड़ना सही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आ जाएगा। हम लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस आए, कि बीजेपी बीजेडी का खत्म हो जाए फिर कांग्रेस आए। तो इसलिए हमारा थोड़ा एलायंसन था बीजू जनता दल के, तो नवीन बाबू के साथ था, मतलब नवीन पटनायक के। लेकिन फिर मुझे हमारी पार्टी से बोला गया कि आपको टिकट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 5 साल कॉन्टेस्ट किया मैं, तब भाजपा के उस टाइम के एक लीडर बालेश्वर में थे, मैं क्यों नाम लूंगा, नाम जी नहीं सही नहीं, सबको पता है ये बात। तो वो भी जिद पकड़ लिए, नहीं 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 नहीं, उनको नहीं टिकट मिले, तो ठीक है। तो मैं 2009 में फिर मैं घर वापस आ रहा था, तब मुझे प्यारी बाबू का फोन आया जो नहीं है। उन्होंने बोला कि आप कहाँ हो? मैं बोला मैं घर जा रहा हूँ, चंडी खोल के पास ना, आपको नवीन पटनायक मिलना चाहते हैं। बोले क्यों? नहीं आ जाओ, मिलना चाहते हैं। तो वो था 9 मार्च 2009, जब मैं नवीन बोले यू ज्वाइन बीजेपी बीजेडी। बोला नहीं सर, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं बीजेपी में इतना हूँ कि नहीं हो सकता। नहीं नहीं यू वांट कि सब बोले। फिर मैं तो मन बना लिया, और पार्टी मुझे डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया था कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको जाना है तो दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके टिकट लो, आडवाणी जी को मिलो। तो ये है, तो मतलब दिल में जो चोट थी, हाँ, मतलब इतना साल काम करने के बाद, और नवीन बाबू खुद बुलाए, तो 10 मार्च को ज्वाइन कर गया। मतलब सीधा कहने का मतलब ये है कि 2009 में आपने जो ज्वाइन किया था बीजू जनता दल को, नवीन जी को देखकर जो है, नवीन जी की बातों पे जो है आपने ज्वाइन किया। बिल्कुल, एक तो मन में काफी दुख था कि मुझे टिकट नहीं मिला इतना काम करने के बाद, ठीक है ना। तो मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी था जी, ये हालत है बिल्कुल। तो नहीं दे टिकट, ठीक है। तो फिर ज्वाइन किया। फिर तो बाकी सब जानते हैं, 2009 में तो भारतीय जनता पार्टी जो 2004 में 73,000 वोट मुझे मिला था, 2009 में वो 6,000 वोट हो गया। भारतीय जनता 6,000 वोट मिला, क्योंकि वो ऐसे ही था, वो इतना अहंकार भर गया था। वो जो भी अहंकार करता है उसे एक दिन ना एक दिन नीचे गिरना ही होता है। तो सर अब हम आगे चलते हैं कि 2009 से अब लगातार, मेरा कहने का मतलब होता है 2019 तक आप विधायक रहे बालेश्वर की किस्मत में, आपको बालेश्वर के दर्शक के एमएलए बने रहे, बालेश्वर की जनता के एमएलए बने रहे। और सबसे बड़ी बात कि आप जो है बालेश्वर के लिए बहुत कुछ किया था। तो उन दरमियान में जो है लगभग 2009 से 2019 तक लगभग 10 साल में क्या अचीवमेंट रहा, क्या क्या किया आपने, क्या किए जिसपे फख्र है, क्या नहीं कर सके जिसपे अफसोस है? किए मतलब देखिए, पहले बात है, मैं जो स्कूल में पढ़ता था, पहले मैं क्रिश्चियन हाई स्कूल में पढ़ा, तो वो स्कूल का बिल्डिंग पूरा टूटा हुआ था जी। तो आज कभी जाएगा देखिएगा, वो जो डबल स्टोरेज बिल्डिंग देखिए, फर्निश्ड बिल्डिंग ना जी जी, स्कूल के लिए किया है जी। फकीरमोहन कॉलेज में पढ़ रहा था, फकीरमोहन कॉलेज में आप देखिएगा पूरा जो गेट है उसके सामने जो बिल्कुल बिल्कुल सामने वाला गेट अभी भी मेरा लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, जीवन प्रदीप दास जी जी। तो कॉलेज के लिए वो था। काफी मानते हैं हमारे भगवान को, झाड़ेश्वर महादेव का,
जी जी उस टाइम का किसी को तो आज उनके ही कृपा से जी जी आज ये भव्य दिव्य जो हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें मेरा विधायक के हिसाब से मेरा योगदान रहा। ये रहा छोटा मोटे काम। जितना कनेक्टिविटी आप देखेंगे रूरल में, गांव में जितना पक्का रास्ता, जितना ब्रिज देखेंगे आप अभी, वो सब मेरे टाइम में हुआ है। 9 to 9 मतलब 19 जो 10 साल है। और सबसे अहम है जो सारथा के जो पंचपड़ा ब्रिज है, सीएम खुद आए थे, उसमें फाउंडेशन स्टोन भी दिए थे, फिर उसको इनागोरेट भी किए नवीन बाबू। तो उसके लिए आप जो जैसे बालीघाट ब्रिज हुआ था, उसलिए वो एरिया डेवलप हुआ। अभी वो एरिया भी अभी डेवलप हो गया है। और उससे क्या हुआ, उत्तर बालेश्वर के साथ डायरेक्ट लिंक हमारे साथ हो गया। बीच में एक और ब्रिज आता है, उसमें भी मैं पैसा दिया था जी जो कसाफल के साथ है, कसाफल ब्रिज। तो वो नहीं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब उस टाइम दिया हुआ था तो 2019 से पहले, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। और मैं ये कहता हूँ कि तब से ये 6 साल हो गया, जो काम उस टाइम भी अधूरा था वो आज तक एक भी ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ या उस इनागोरेट। टॉपिक पे सर बिल्कुल जाएंगे हम लोग, लेकिन सर आपने कहा कि आपके 10 साल के जो है अरसे में आपने जो है मतलब जितने भी गांव इलाका है, जितना भी रूरल इलाका जो है, उसको शहर के साथ जोड़ने का काम किया। बहुत सारे पुल बने, बहुत सारे, और जिस तरह का आपने कहा कि आपकी जो मतलब कहा जाता है कि विद्या मंदिर होता है, जिस तरह स्कूल का आपने डेवलप किया, फिर कॉलेज में किया, बहुत सारा किया। लेकिन सर क्या नहीं कर पाए जिस पे अफसोस रह गया कि मैं कर दिया होता, नहीं कर पाया? अफसोस हो गया। एक तो काफी डिमांड किया था कि ये बालेश्वर म्युनिसिपैलिटी को कॉर्पोरेशन बनाने के लिए, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया, उसका रीजन है कि यहाँ पॉपुलेशन उतना नहीं है। 3 लाख चाहिए जो पॉपुलेशन, नहीं हुआ। लेकिन 17 रोड्स फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ओडिशा में, एक म्युनिसिपैलिटी में 17 रोड्स, रोड एंड डेवलपमेंट जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दिया गया। और जो आप जो बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा रास्ता देख रहे हैं ना आजकल, तो वो पीडब्ल्यू के साथ पीडब्ल्यू को दिया हुआ है। तो इसलिए ये रास्ता सब बना हुआ है, लेकिन कॉर्पोरेशन नहीं हो पाए। एक दुख रहा, बालेश्वर एक फ्लड अफेक्टेड एरिया है। मतलब यहाँ सैलाब आती है। हाँ, जैसे समुद्र है, समुद्र का है, तो उसके भी जो पास में जो गांव रहता है, परी की नदियां हैं, नदियां है, बुढ़ाबलंग नदी है, बुढ़ाबलंग है, पंचपड़ा है, जी जी, जड़का है, जड़का नदी है। और बुढ़ाबलंग में एक प्लान कर रहे थे, जैसे फ्लड कैसे कंट्रोल होगा और पानी निष्कासित होगा, उसका एक प्लान किए थे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। एक फास्ट मतलब जो बैरेज सिस्टम इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब बालासोर डिस्ट्रिक्ट का, वो है बांगतेरा प्रोजेक्ट। वो भी उस टाइम किए थे, विधानसभा में रेज किए थे, हुआ था, सैंक्शन भी हुआ था पैसा। लेकिन वो काम भी उस टाइम जस्ट मतलब सैंक्शन हुआ, फिर बाद में 19 आ गया, वो आज तक नहीं हो पाया है। वो एक दुख रह गया। वो होने से बालासोर में जो बार बार बाढ़ आ रहा है ना, वो बंद हो जाता और करीब 16,000 हेक्टर इरिगेशन हो सकता था सर। तो वो नहीं कर पाया। ये तो दुख आपको है कि आपने वो सब नहीं कर पाया जो आप करना चाह रहे थे। लेकिन सैलाब की अगर बात करें तो नदी के किनारे वाले या मतलब समुद्र के किनारे बसने वाले गांव सैलाब में डूबता ये नहीं, बल्कि ऐसा देखने को आया कि बालेश्वर शहर डूब जाता है। ये भी एक बहुत मतलब बालेश्वर के लिए बहुत दुख वाली बात होती है कि जरा सी बारिश हो तो बालेश्वर डूब जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल अगर करूँ आपसे, सर आपका 14 साल एमएलए रहे, उससे पहले भी बहुत सारे लोग एमएलए रहे। अगर हम 5 शहर का नाम लूं, मतलब अगर जिला का नाम लिया जाए, जैसा मिसाल के तौर पर बालाशोर, भद्रक, बारीपदा, राउरकेला, जाजपुर, ये 5 जिला में बालेश्वर को आप कितना नंबर में रखना चाहते हैं? 1 नंबर में। एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, सब में बालेश्वर नंबर 1 है। कि ना, इतना अच्छा एजुकेशन, इतना अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इतना अच्छे लोग,
इसमें तो बालेश्वर नंबर 1 ही आएगा, बाकी सब पीछे आ जाएगा। इसलिए वो जो बिल्कुल। 01 है वो 1 ही है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बालेश्वर एक भाईचारा का शहर भी है। बालेश्वर में हम सब मिल के रहते हैं और बालेश्वर में कुछ भी जो हो फौरन जो है उसको समाधान किया करने के लिए हर एक लोग निकल आते हैं। वाकई बालेश्वर की बात आपने भी कहा, तो हम भी चैनल के माध्यम से बिल्कुल इसको एग्री करते हैं कि बालेश्वर एक नंबर में है। लेकिन सर एक आपके ही दौर में जैसा कि 2-4 प्रोजेक्ट की बातें बहुत जोर शोर से चल रही थी, जैसा कि अमरदा में जो है एयरपोर्ट बनाने का बात चल रहा था। उसके बाद में एम्स के जो है अच्छे खासे फैसिलिटीज जिस तरह हो, जिसमें यहाँ पे बालेश्वर में हर तरह का इलाज हो सके, उसकी बड़े पैमाने पे खोलने का जो है बात चल रही थी। ये तमाम चीज जो है आपको क्या लगता है कि कहीं दब गया या उस पे कुछ रह गया? एयर स्ट्रिप तो नहीं दबा है। अभी का जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो उड़ान योजना है उसमें अमरदा रोड एयर स्ट्रिप है तो डेवलप हो रहा है। उसमें मतलब प्लान भी अप्रूव है, ये पता है। एम्स तो सैटेलाइट सेंटर अभी बना है, तो अभी नियर फ्यूचर में मैं एम्स गया था कुछ काम में, तो उनका डायरेक्टर साहब जो बातचीत हो रहा था, तो यहाँ जो बेड सीट अभी 2 दिन चल रहा है, आउटडोर चल रहा है ना, उसको 7 डेज करने का योजना है। लेकिन यहाँ जो 300 बेड हॉस्पिटल हो रहा था उसमें अभी कुछ खास काम नहीं हुआ है, लेकिन मतलब पाइपलाइन में है, वो भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन काफ़ी लेट हो गया। लोगों का बहुत था कि एम्स यहाँ बनेगा बालासोर का, सिर्फ बालासोर नहीं आसपास के डिस्ट्रिक्ट के भी लोग थोड़ा बेनिफिटेड क्योंकि एम्स में जो जिस तरह का आपके टाइम में बात चल रही थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत बहुत कुछ होगा, लेकिन ओपीडी में आके रुक गया बिल्कुल। तो इसके लिए जो है क्या मतलब नहीं होना चाहिए। ये तो मैं भी देखा हूँ, हमारे अभी के सांसद प्रताप षडंगी वो बार बार मतलब पार्लियामेंट में भी ये बात किए हैं, पर्सनल भी मिनिस्टर से मिलकर बातचीत किए हैं जी। तो आशा है हो जाएगा, लेकिन लेट हो गया, काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि जो एम्स भुवनेश्वर में इतना रस होता है तो ये बन जाने से बहुत काफ़ी रिलीफ मिलेगा, बालासोर लोगों को थोड़ा इजी होगा। सर एक मज़ेदार बात यह है कि आप जब एमएलए थे, प्रेजेंट एमएलए थे, तो आप जिसको जो जुबान देते थे कि मुझे जाना है, मुझे एग्री करते थे और जो वक्त आपको दिया जाता था तो आप समय में पहुंचते थे, और आज भी आप वो चीज को निभाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के दौर में किसी भी पार्टी का एमएलए हो या किसी भी पार्टी का नुमाइंदा हो, वो टाइम क्यों मतलब जो है उसका जो है सही पालन कर पा रहे हैं, या इसमें कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वो चुप जाते हैं? कुछ नेता बोलते हैं कि थोड़ा लेट आओ तो इज्जत बढ़ता है। आप क्या इसको किस तरह देखते हैं? तो मैं तो नहीं लेता हूँ, कभी कभी मैं जाता हूँ तो मैं 8 बजे जब कि 7 बजे बोलते मैं 7 बजे पहुंच जाता हूँ, तो कभी कभी मतलब स्टेज भी रेडी नहीं होता था, तो लेकिन मैं पहुंचता हूँ। लेकिन नेताजी बोलते हैं, मैं तो नेता नहीं बन पाया। तो नेताजी बोलते हैं, सब नेताजी बोलते हैं कि थोड़ा लेट जाओ ताकि लोगों का अटेंशन तुम पर हो, और ऐसा एक्ट करो कि मैं बहुत बिजी हूँ, ज्यादा देर मत बैठो, मुझे पहले बोलना है, बस बोलो और भागो, फिर आके घर में सो जाओ। लेकिन लोगों को दिखना चाहिए कि ये बहुत देखो कितना बड़ा नेता है, तो ये उनका सोच है। लेकिन मैं जो सीखा हूँ बचपन से डिसिप्लिन, ये अनुशासन, श्रृंखला, समयानुवर्तिता, समय वक्त में पहुंचना, मतलब हमारे क्या बोलते हैं 4 मतलब नॉट 4, इट इज 5 to 4, नॉट 1 past 4। 4 बजे के मतलब 4-5 मिनट पहले 4 बज जाता है, 4:01 भी नहीं होना चाहिए, तो आज भी फॉलो करते हैं। तो आपको लगता है कि जो नेताजी लोग हैं उनको भी इस तरह के आचरण को जो है अपनाना चाहिए? होना चाहिए। आप देखिए कभी भी आप जो हम लोग अभी भी मीटिंग बुलाते हैं, कोई भी पार्टी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, बोलते हैं 4 बजे मीटिंग है, लेकिन 6 बजे शुरू होता है। तो जो 4 बजे आ गए वो अननेसेसरी 6 बजे तक बैठे रहे, कुछ तो चले जाते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ या तो 6 बजे बोलो या 5 बजे बोलो, लेकिन शुरू तो करो 10 आदमी को। लेकिन नेताजी आते नहीं है ना, तो कुछ नेता नहीं आएंगे तो मीटिंग शुरू नहीं हो पाएगा। तो नेताजी नहीं आता है, मीटिंग बुलाने वाला नहीं आता है।
सर तो ये बहुत अच्छी बात आप नेताजी का बारे में कहे कि नेताजी लोग जो है ऐसा करते हैं, लेकिन आप नेता नहीं बन पाए लेकिन लोगों के दिलों में राज जरूर कर पाए। ये शायद तर्जुमान के दर्शक भी बखूबी जानते हैं। और सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि लगातार 10 साल अब बीजू जनता दल के साथ रहे, लेकिन अचानक फिर 2019 में आपने 2019 के बाद जब कुछ भी मतलब जो है नाम डिक्लेयर होने के बाद या फिर इलेक्शन से, तो फिर आप फिर से घर वापसी की तरफ रुख कर दिए, फिर से भारतीय जनता पार्टी चले गए। हाँ। ऐसा क्यों सर? देखिए 2019 में नवीन जी तब जब थे, हमारे सीएम थे जी, काफी लोग बोले कि जीवन बाबू को टिकट नहीं देना चाहिए, फिर कुछ लोगों को लेके उनको मिला एक, लेकिन वो मुझे बुला के बोल देते कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लड़ रहे हैं। तो मैं लड़ा, मेरा वोट कम नहीं हुआ, आप देखेंगे कि मेरा वोट कभी कम नहीं हुआ, हार गया। जी। चलिए 19 में हार गया, 20 में अच्छा, 19 में सबसे बड़ी मजे की बात ये थी कि 19 में जो आप लड़े और आपको जो हार का सामना करना पड़ा, आपके पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी में जब आप थे, आपके पुराने साथी का ही रूबरू होना पड़ा। तो फिर मैं हार गया, तो मदन मोहन दत्त से हार गया। तो उनका तो फिर मतलब उसकी बात है कि उन्होंने चले गए, लेकिन जो बाई इलेक्शन हुआ तो मैं तो उन्हीं से काम कर रहा था जी, बीजू जनता दल में, सब जानते, मैं ही काम कर रहा था। यहाँ पर ब्लॉक चेयरमैन, यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन, ये सब अकेले मैं लड़के विधायक फिर सब कर रहा था कंटिन्यूस। तो मैं खुद कोऑपरेटिव बैंक का भी प्रेसिडेंट बना, सब बना, लेकिन फिर मुझे बोला गया कि आप नहीं लड़ेंगे। बोला ठीक है नहीं लड़ूंगा, लेकिन क्यों नहीं लड़ूंगा? हाँ वजह तो बताइए। वजह बताइए ना। वजह है वो आदमी नहीं चाहता है। अच्छा, XYZ कोई नहीं चाहता है, बोले उसका चाहने न चाहने से क्या है ना, वो तो जिला के मुख्य है। अच्छा, तो मैं तो कौन लड़ेगा ना, वही लड़ेंगे। बोला ये तो नहीं हो सकता। तो फिर मैं बोला ठीक है मैं साइलेंट रह जाता हूँ। तो मैं साइलेंट ही रहा, लेकिन जैसे फ्रेंडली बात कर रहे ना, एक दिन फ्रेंडली बात कर रहे थे किसी के साथ, तो उसको रिकॉर्डिंग करा लिए, उसको एडिट किए। यहाँ पर भी बड़े नेता बीजेडी के, हाँ, जिसकी वजह से आपको जो है ट्रोल किया गया। तो हाँ, फिर बाद में मुझे मतलब बिना सवाल किए, नवीन बाबू इतना क्लोज थे मेरे, हर बात पे घर बुलाते थे घर में, तो मुझे बोलने का मौका नहीं मिला कि भाई ये आप बोले हो, ऐसा बोले हो, कुछ नहीं। मुझे पार्टी से निकाल दिए, सस्पेंड कर दिए। तो जो पार्टी के लिए तो मैं इसलिए बोला नहीं, तो मुझे रिजाइन करना है, मैं पार्टी से रिजाइन कर दिया। प्राइम बोले कि सस्पेंड 15 दिन में विड्रॉ हो जाएगा। मैं बोला नहीं, वो तो मेरा मतलब महान इज्जत जमीर को ठेस पहुंचा, मुझे बहुत दुख हुआ, तो मैं इसलिए छोड़ दिया। फिर बाद में रुका रहा, फिर बाद में देखा मैं आने से क्यों बैठा रहूं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी मेरा पुराना पार्टी है, मैं उसमें ज्वाइन कर गया, तो अभी उसमें हूँ। कोई जब मैं इलेक्शन लड़ा ये लड़ा कुछ नहीं, 24 मुझे कोई पूछा भी नहीं ना, मैं किसी को अप्रोच किया इलेक्शन लड़ूंगा। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फिर से भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में आप हैं, आप एक दिग्गज नेता हैं और जो है बालेश्वर के लिए शान माने जाते हैं, बालेश्वर के लिए आपने बहुत कुछ किया। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में क्या आपको लगता है कि जो भी चुनकर आए हैं वो काम सही कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, मतलब देखिए फर्स्ट टाइम एमएलए होने से सीखना पड़ता है जी। कोई भी फर्स्ट टाइम एमएलए बने, एमपी बने, कुछ भी बने, उसको सीखना पड़ता है। सीखने में वक्त लगता है, बोलने में, मतलब मीडिया फेस करने में, लोगों को बोलने में, वो सीखने के लिए टाइम लगता है। लेकिन सब काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ठीक चल रहा है, अभी ठीक चल रहा है। सर अगर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी में काम ठीक चल रहा है जिस तरह आप बोल रहे हैं, तो आपको इस वक्त भारतीय जनता पार्टी किस रूप से देख रही है और आपकी जो है भूमिका क्या क्या आप निभा रहे हैं? हाँ, मेरा भूमिका ये है
कि मैं तो स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ, जी। पहली बात है। जी अभी राष्ट्रीय पर नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ। जी पूरा स्टेट से जो 30 लीडर्स जाते हैं नेशनल काउंसिल, जी उसमें मैं मेंबर है। एक नेशनल काउंसिल मेंबर, पूरा बालेश्वर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं अकेला हूँ जो नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ। तो हर पार्लियामेंट से एक जाते हैं, ये है मतलब ऑर्गेनाइजेशन। बाद में मुझे पार्टी के बहुत काम में दायित्व रहते हैं। मैं मयूरभंज में था, मेंबरशिप ड्राइव में था, ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में था, केऊंझर में ट्रेनिंग कैंप में मैं केऊंझर का दायित्व में था, कैंडिडेट सिलेक्शन में मैं, उससे पहले जो नयागढ़ में मेरा ऐसा। तो पार्टी जो भी मुझे देता है, दायित्व देता है, तो मैं उसको निभाता हूँ। तो मैंने सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त आपको मुरब्बी के तौर पे बस मतलब जो है मैंने बालेश्वर हो या फिर उड़ीसा में किस तरह ये जो है बना रहे या फिर इस तरह किस तरह काम हो, उसकी दायित्व जो है आपको दी जाती है। बिल्कुल, जैसे जैसे देखिए पिपली में 2 बार बाई इलेक्शन हुआ, उसमें मुझे दिया गया था दायित्व, मैं वहाँ गया था। बंगाल इलेक्शन मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा गया था। तो पार्टी मतलब जहाँ काम देता है वो करते हैं। तो लोकली जितना हो सकता है, जब लोग आते हैं तो उनका कुछ छोटा मोटा काम होता है पुलिस में, थाना में, ब्लॉक में, वो कर देते हैं। बाकी ज्यादातर टाइम इस स्टेट में जो काम में लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सर जो है क्योंकि बालेश्वर, जिस तरह हमने कुछ देर पहले कहा कि बालेश्वर एक भाईचारा का शहर है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरह के लोग मिल के रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके दौर में, आपके जो है विधायक के दौर में, आप सबों को लेकर चलने का जो है हुनर रखते थे। क्या आपको किस तरह लग रहा है कि इस वक्त बालेश्वर में भाईचारा में जो है उसी तरह अब खुशबू आप सूंघ रहे हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ी फीका पड़ गई है, या फिर बालेश्वर में भाईचारा में कमी आई है, या सोच में कमी आई है? हाँ देखिए, मैं जब भारतीय जनता पार्टी में भी था, पहले विधायक ना, जी जी तभी मदरसा और वो जो बोलते हैं मस्जिद को पैसा दिया था। बिल्कुल। बाद में 9 से 19 तो बिजू जनता दल में रहा, उस टाइम में काफी दिए। जी जी मुझे लगता है हर मदरसा हर मस्जिद को मेरा फंड आया है। कुछ भी छोटा बिल्कुल, उसमें हो, ज्यादा हो, जी जी तो वो दिया हुआ है। जी और इतना दोस्ती था माइनॉरिटी से, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी से इतना फ्रेंडशिप था मेरा। आज तो भी आज है? भी है। कभी मतलब आप देखेंगे उस 10 साल में छोटा सा मतलब बातचीत में भी कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम किसान हो, सब कुछ नहीं हुआ है 10 साल में। अभी ये थोड़ा सा कमी नजर आ रहा है। तो झूठ वजह क्या नजर आ रहा है? कैमरे के सामने बैठ के झूठ नहीं बोलना, माहौल ठीक नहीं है अभी। मतलब सोच में तब्दीली आई है? सोच में तब्दीली आई है कि चलो ये ऐसा है, वैसा है, वहां जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो ये सब थोड़ा माहौल बालेश्वर सर में। आपको हमने खुद देखा है, खुद हमारे कैमरे जो है कैद किए हैं कि आप खुद जो है विधायक के रूप में इफ्तार पार्टी दिया करते थे, आप खुद जो है ईद मिलन का प्रोग्राम करते थे। बिल्कुल सर ये सब आज के डेट में मतलब कहीं ना कहीं खो सा नहीं गया? आपको क्या लगता है? बिल्कुल खोसा गया, बिल्कुल खोसा गया। मैं बाद में सोचा था कि चलो मैं विधायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं इफ्तार दूंगा कि ये करूंगा, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला। कि जो सपोर्ट मिला करता था वो नहीं मिला। तो इसलिए मैं भी बंद हो गया। अभी वो सब तो देखने को नहीं मिल रहा है बालेश्वर में। तो आप उस दौर का जो है अनुभूति या उस दौर का जो है तौर पे जो है अगर देखना चाहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे आज के दौर के लोगों को या युवा पीढ़ी को? सबको मिलना चाहिए, स्पेशली युवा लोग। हम लोग का देखिए, देश सर्वोपरि है। हम चाहे कैसे भी जन्म हो, कहाँ भी पैदा हुए हो, कुछ भी हो, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हम कुछ भी काम करें राष्ट्रहित में होना चाहिए, कुछ भी काम राष्ट्र के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। तो ये भाईचारा एक है, जब खून एक है, जब एक जगह रहते, एक जगह खाते, एक जगह बैठते हैं, तो कोई किसको मानता है, कोई किस धर्म को मानता है, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग सब इंसान हैं और हर एक इंसान को प्यार करना चाहिए। और जाति मजहब वो सब बहुत दूर की बात है, वो हमारे सोचने की बात ही नहीं है। जो बोलते हैं ना कि ये जाति है, जो मजहब है, वो खुद आपस में मिले हुए हैं। वो नीचे जो जमीन के तृणमूल स्तर के जो लोग हैं उनको लड़ाते हैं। उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाता है,
कोई आर्थिक मतलब फाइनेंशियल फायदा उठाता है, और आखिरी में क्या होता है, जो जनरल पब्लिक है, जो साधारण लोग हैं, वही शोषित होते हैं, वही वंचित होते हैं। तो इसलिए सबको सीधा सा बात है, सबको मिलके रहना चाहिए, हर त्योहार को सब मिलके पालना चाहिए, और सबको बिल्कुल भाईचारे के साथ रहना चाहिए। कोई नेता, कोई जो धर्म का नेता हो, कोई राजनेता हो, कुछ भी बोले, उसको ध्यान नहीं देना। इलेक्शन दूसरी बात है, हमारे डेली का जो सामाजिक जीवन है वो अलग बात है, उसको मिलजुल कर रहना चाहिए। वाकई बहुत खूब नाजरीन, इसलिए मैंने कहा था कि हर दिल में बसते हैं जीवन सर। जीवन प्रदीप दास जी की जो बातें थी कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है अपना सब कुछ किया। मैं और 2 काम बोलना भूल गया आपको। जी। अब चांदीपुर में जाइए, वहाँ अब्दुल कलाम जी का, हमारा प्रेसिडेंट, उनका जो स्टेचू है, जी बिल्कुल, उसको बनाया है। सबसे बड़ी बात मुझे याद पड़ा, अगर आपने कह दिया तो मैं अपने दर्शक को बताऊं कि सबसे पहला जब एपीजे अब्दुल कलाम जी की वफात हुई थी, इंतकाल किए हो, तो सबसे पहला अगर हिंदुस्तान में स्टेचू बना था वो चांदीपुर में बना था। चांदीपुर में बना था। जी जी, बिल्कुल याद है मुझे। बिल्कुल, तो चांदीपुर में बना था, बढ़िया स्टेचू बन गया। वो पूरा सोशल मीडिया में बिल्कुल कवर हुआ, यूट्यूब वीडियो कवर हुआ, फिर बाद में कहीं कहीं बना। जी जी। तो और उसका स्टेचू का फोटो देख के तो यहाँ प्रोग्राम नहीं था सीएम नवीन बाबू का, आए थे सीएम, सीएम आके उधर चांदीपुर में उतरे, उसको इनागोरेट किए, फिर चले गए। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरा है, क्योंकि जो काम अब्दुल कलाम जी किए हैं उसी रास्ते पे चलना चाहिए। बिल्कुल उसी रास्ते में चलना चाहिए। तो इसलिए मैं उनका स्टेचू, और आज भी उनका मतलब डेट ऑफ बर्थ और जाने का जो दिन है, वहाँ जाता हूँ, फूल माला चढ़ाता हूँ। बिल्कुल मैं हमारे कैमरे कैद करते हैं उसको। तो ये सब है। वो कहते बिजू पटनायक का बढ़िया सा स्टेचू बनाए थे, बिजू बाबू का, बहुत बड़ा स्टेचू, अच्छा एरिया था, तो उस टाइप का कलेक्टर जगह दिए, तो फिर उसको भी बनाया विधायक फंड से, फिर बनाया। तो बिजू बाबू भी उड़ीसा को, मतलब उड़ीसा में डीआईसी चौक पे जो बना था, जो बिल्कुल, तो इसलिए हाँ डीआईसी चौक में, तो बिजू जनता दल में था। और बिजू बाबू को मानता हूँ कि उस स्टेट के लिए काफी कुछ किए हैं। उनके नाम में एक पार्टी 25 साल राज, तो क्या बिजू जनता दल। तो आज का जो अंतिम ये बात बोलना चाहेंगे कि अब के एपीजे अब्दुल कलाम जी की जो सोच है कि किस तरह सोच था उनका कि आप जो है हर वक्त देश के लिए काम कीजिए और भेदभाव ना रखिए, यही बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देश के लिए करेंगे काम, सब मिलकर रहेंगे, राष्ट्रहित में सोचेंगे, राष्ट्रहित में काम करेंगे। तो नाज़रीन, बहुत अच्छी बातें जीवन सर के मुंह से हमने सुना। कहा जाता है कि न हिंदू है न मुस्लिम है, यहाँ इंसान पहले है। तेरा गीता भी पहले है, मेरा कुरान भी पहले है। धर्म के नाम का चश्मा हटा कर देखिए साहब, धर्म के नाम का चश्मा हटा कर देखिए साहब, मैं ये दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान पहले है, मैं ये दावे से कहता हूँ कि हिंदुस्तान पहले। यही सोच जो है आज जीवन सर यहाँ पे पेश कर रहे थे। फिर इसी कोई खास मेहमान के साथ जो है फिर आपके इस स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में हम हाजिर होंगे। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, आदाब।